एक गरीब परिवार में जन्मी, मैंने 10 साल तक लगन से मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। हाई स्कूल की 5वीं कक्षा से लेकर पहली कक्षा तक प्रगति की। ये सब एक शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने और कॉलेज प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की आशा में किया। लेकिन अब मैं प्रधानाचार्य ने सभी को मंच पर प्रस्तुति देने का आदेश दिया। छोटी बहन को भी बिस्तर गर्म करने वाली बनने के लिए कहा गया, सिर्फ इसलिए कि वह आदमी दानव लोक का युवराज था। लेकिन प्रधानाचार्य ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जल्द ही आपको यह फैसला लेने पर पछतावा होगा। उसी क्षण प्रधानाचार्य ने अपना हाथ मेज पर पटका। उन्होंने कुछ सेकंड तक मेरी ओर देखा, फिर खिड़की से बाहर देखने लगे। क्या 1000 साल पहले आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हुई और सभी जातियों ने आक्रमण किया। मानवता को बार बार पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन दानव जाति ने ही मानवता की रक्षा की, जिससे हम सभी जातियों की विशाल आध्यात्मिक शक्ति के दायरे में बने रहे। सांस फूलना जारी रहा और उस दिन से हमारी मानव जाति को जीवित रहने के लिए एक राक्षस का सहारा लेना पड़ा। प्रधानाचार्य का लहजा गंभीर हो गया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा नजदीक थी और 19 राक्षस असाधारण प्रतिभा के बल पर नई पीढ़ी के छात्र विभिन्न हाई स्कूलों में अत्यधिक मांग वाले छात्र बन गए हैं। यहाँ तक कि वे बाघ शिकारी भी, जिनका आपसे विवाद है, नई पीढ़ी के राक्षसों में शीर्ष स्तर के सदस्यों में शामिल हैं। आपके तेजतर्रार अतीत ने मुझे और भी सतर्क कर दिया है। मैं आपको आपकी भलाई के लिए रोक रहा हूँ, मैंने अपनी बहन की ओर देखते हुए कहा, जिसकी आंखें लाल हो गई थीं। प्रिंसिपल साहब, मैं भी। आप में 5 प्रमुख मार्शल आर्ट अकादमियों में से किसी एक में प्रवेश पाने की क्षमता है। 16 वर्ष की आयु में ही आप एक कुशल साधक बन चुके थे, इसलिए आपके पास निश्चित रूप से मौका था। लेकिन टाइगर हंटर पहले ही अस्थि शोधन के स्तर तक पहुंच चुका है और अन्य नए दानव वंश के सदस्य, युवा पीढ़ी परोक्ष रूप से उसके इर्द गिर्द घूमती है। अगर टाइगर हंटिंग नानवू से चला जाए तो स्कूल के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं चुप हो गया। 5 इरादे। पहली चुनौती को नाजुक शरीर कहा जाता है। नाजुक शरीर के 3 छोटे क्षेत्र हैं: त्वचा प्रशिक्षण, अस्थि प्रशिक्षण और अस्थि परिष्करण। कुल्हाड़ी चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त एक व्यक्ति वास्तव में नई पीढ़ी के 19 राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकता। उनमें से किसी एक को चुनना कठिन नहीं है। प्रधानाचार्य, उसने आह भरी। काश, उसने सोचा, अगर 5 प्रमुख मार्शल आर्ट अकादमियों में पर्याप्त छात्रों को प्रवेश मिल जाता तो नानवू एक शीर्ष स्तरीय हाई स्कूल बन सकता था और उसे अधिक संसाधन मिल सकते थे। फिर एक हाथ मेरे सामने बढ़ा और धीरे धीरे खुलने लगा, जिससे एक जैड की बोतल दिखाई दी। ये 100 शुद्धिकरण पाउडर था, जो नाजुक स्वास्थ्य वाले लोगों के लिए सबसे उपयुक्त था। जी हुआ कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा परिवार गरीब है। ये कठिन है, लेकिन पंचमार्गों का अभ्यास करने के लिए दुर्लभ और बहुमूल्य खजानों की आवश्यकता होती है। 100 शोधन पाउडर की सहायता से आप अस्थि शोधन क्षेत्र में धीरे धीरे प्रवेश कर सकते हैं। आशा है कि आप समग्र स्थिति को प्राथमिकता देंगे। असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। हम भाई बहन हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, दरवाजा जोर से खुला और वह तंबू की ओर चलकर बैठ गया। जिस बच्चे ने मुझे मारा, उसका तंबू का क्या हुआ? बात पक्की हो गई। इसे भूल जाओ। अब क्लास का समय हो गया है, तुम क्लास में क्यों नहीं हो? उसकी शिकारी निगाहें मुझ पर पड़ी और उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। जी हुआ कि है ना? मैंने सुना है कि तुम एक बेहतरीन ओपेरा गाते हो, बंदूक चलाने में माहिर हो और हाई स्कूल के छात्रों में मार्शल आर्ट के शीर्ष छात्रों में से एक हो। मुझे 7 दिनों के भीतर मंच पर तुम्हारी प्रस्तुति चाहिए। हमारी दानव जाति प्रदर्शन कर रही है। वैसे मुझे इंसानी स्कूलों की आदत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ पढ़ने के लिए भेज रही हूँ। क्या तुमने मेरी बात सुनी? तंबू तेजी से आगे बढ़ा और जी हुआई की ओर मुंह कर लिया। कियू ने गहरी आवाज में कहा, जी हुआ कियू, जल्दी वापस जाओ और तैयारी करो। मैंने जो कहा है उसे मत भूलना। आखिरकार फूली की उपहास भरी निगाहों के नीचे मैंने जबरदस्ती अपना दाहिना हाथ एक साथ बांध लिया। बोतल टूट गई और सारा चूरा फर्श पर बिखर गया। फिर अपनी बहन का हाथ पकड़कर मैं दफ्तर से बाहर निकला और स्कूल के गेट की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी हमारे पीछे राक्षसों की आवाज गूंजी। नई पीढ़ी बेहिचक हंस पड़ी। क्या हुआ अगर यह इंसानों का स्कूल है? उन्हें हमारी जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। ये बुजुर्गों के लिए शीर्ष मार्शल आर्ट स्कूल, भला क्या बकवास है? ये तो बस पेट की ताकत बढ़ाने का अभ्यास है। मैं इससे टाइगर हंटर के एक उंगली भी उठाए बिना फाड़ सकती हूँ। देखो इससे, ये तो कुत्ते जैसा दिखता है। मैं और मेरी बहन अपने घर के दरवाजे पर लौट आए। अचानक किनकुई चौंक कर रुक गई। भाई, मुझे बहुत खेद है, मैंने तुम्हें इसमें घसीट लिया।
कृपया कृपया मुझे दानव लोक भेज दो, बस शर्त यह है कि तुम मुझे 5 महान मार्शल आर्ट अकादमियों में से किसी एक में दाखिला दिला सको। किनकुई जो चाहेगी वही करेगी। मैं यही रहूंगा, धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लूंगा। किनकुई, मेरे साथ रहते हुए अगर तुम चाहो तो कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। फिर मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जाओ अपने मार्शल आर्ट का अभ्यास करो। मैंने लोहे के रैक से 2.2 मीटर लंबा काले हैंडल वाला भाला उठाया, आंगन में स्थिर खड़ा रहा और सोचने लगा, सभी जातियां आक्रमण कर रही हैं। मनुष्य, उनकी कभी गौरवशाली रही तकनीक विशाल सैन्य शक्ति के सामने पूरी तरह अप्रभावी साबित हुई। उस दिन से मानवता ने तकनीक की खोज छोड़ दी और इसके बजाय अन्य जातियों का अनुकरण करते हुए खेती और अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी क्षमता को उजागर करना, शारीरिक शक्ति और मार्शल आर्ट की सीमाओं को पार करना। मेरा भाला हवा में सीटी बजाता हुआ निकलता है, हर वार में दमित क्रोध चरम सीमा तक पहुंचता है। यही मेरा। इतनी ताकतवर नहीं थी वो, अपनी छोटी बहन की भी रक्षा नहीं कर सकी। अथक परिश्रम से उसकी मुट्ठी में बंदूक थी, उसके स्तन अचानक खुल गए, हर कदम लड़खड़ा रहा था, बंदूक उसके साथ हिल रही थी। मुझे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आ गए। उसने मुझे 2 वाक्य कहे, पहला, अपनी बहन की रक्षा करो, दूसरा, वुहान विश्वविद्यालय की मार्शल आर्ट्स अकादमी में दाखिला लो। फिर अचानक उसका भाला चला और उसकी नोक से आंगन में सूखे पत्ते बिखर गए। अगर आज सचमुच अगर बाघ हमला करता है तो मेरे जीतने की संभावना बहुत कम है। पिछले जन्म में मैं एक जन्मजात कलाकार के रूप में जाना जाता था। इस जन्म में मैं 1 दशक से अधिक समय से ओपेरा गा रहा हूँ। ओपेरा में 5 भूमिकाएं होती हैं, जिसकी शुरुआत पुरुष मुख्य किरदार चेंग से होती है। मैंने हर तरह के हथियार चलाए हैं, लेकिन मुझे बंदूक सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने सालों तक इसका अभ्यास किया है। कौशल के मामले में टाइगर हंटर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन टाइगर हंटर ने मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है और उसमें दानव जाति जैसी जन्मजात ताकत और शारीरिक क्षमता है। जिस व्यक्ति का शरीर 98% प्राण ऊर्जा और रक्त से ढका हो, जिससे वह लगभग अजेय हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो केवल मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। मेरे शरीर का प्राण ऊर्जा और रक्त केवल 60-70% ही ढका है। कहा जाता है, महान कुलों के वे विलक्षण प्रतिभावान लोग, जिन्होंने पन्ना शरीर क्षेत्र के शिखर को प्राप्त किया, रक्त सहायक रजत मज्जा की साधना करने में सक्षम थे, जिससे उनका रक्त और ऊर्जा अटूट और अविनाशी बनी रही। अंततः इसका कारण यह है कि मैं उतना शक्तिशाली नहीं था। फिर मैं हवा में उछला, दोनों हाथों से बंदूक की नली को कसकर पकड़ा, धीरे से उसे अपनी बाहों से उठाया और फिर जमीन पर जोर से पटक दिया। बूम! बंदूक की नली नीली ईंटों के फर्श में गहराई तक धंस गई, जोरदार उछाल के साथ। बंदूक की नली से निकली झटके की लहर बांह से होते हुए कंधे तक पहुंची, जिससे अंगूठे और तर्जनी के बीच की त्वचा फट गई और कलाई से खून बहने लगा। अचानक रूसी दर्पण में धुंधली रोशनी दिखाई दी। अंधकार में आकाश एक कान फाड़ देने वाली गर्जना से फट पड़ा और ओपेरा फेयरवेल टू फेट की याद दिलाने वाला एक प्राचीन मंच धीरे धीरे सामने आया। एक खाली दोहा चुपचाप मेरे दिल में गूंजता रहा। अचानक उसे एक एहसास हुआ, वह इस रहस्यमय अलगाव के कार्य को समझ गया। जब तक सही माहौल हो, पिछले जन्म की एक क्लासिक कहानी को दोहराया जा सकता है। अगर माहौल उच्च स्तर की अनुकूलता होने पर व्यक्ति थोड़े समय के लिए पात्र की शक्ति का कुछ अंश उधार ले सकता है और प्रदर्शन समाप्त होने के बाद प्रदर्शन के आधार पर एक रहस्यमय पुरस्कार प्राप्त किया जा सकता है। मेरा अंतर्मन अत्यंत प्रसन्न होकर बिना किसी संकोच के उसने अपना हाथ उठाया और स्याही को धुंधला कर दिया, जिससे विदाई के मंच पर बिछे खाली चांदी के पर्दे की एक एक रेखा स्पष्ट हो गई। ये पुराने नाटक द लास्ट किल की स्याही से लिखी गई लिखावट से मिलती जुलती थी। बाघ महज वजन का मामला है। अब मैं जो हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बार ज्यादा प्राचीन भाव के साथ, वो है वू सोन द्वारा बाघ से लड़ने का वर्णन, जो शिकार का एक क्लासिक विषय है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सराह सकेंगे। ठीक है। समय तेजी से बीत गया और स्वागत समारोह की पूर्व संध्या पर भाई बहन हमेशा की तरह खाना खा रहे थे, तभी अचानक मेरी नजर आंगन के द्वार पर पड़ी। मैंने शांत भाव से अपनी राइफल उठा ली। एक आकृति अंदर आई। लड़की ने नानवू हाई स्कूल की नीली और सफेद वर्दी पहनी हुई थी। उसके सिर पर लगे 2 मुलायम लाल जानवरों के कान हल्के से हिल रहे थे, जो स्पष्ट रूप से दर्शा रहे थे। अपनी राक्षसी पहचान उजागर करने के बाद लड़की आंगन में दाखिल हुई और मुझे भला पकड़े देखकर मुस्कुराए। जी हुआ कि मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है, ऐसा मत दिखाओ कि तुम लड़ने वाले हो। मेरा नाम फॉक्स चाम है।
मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के लिए सबसे अच्छी चीज है ची और रक्त का संवर्धन करना। इसे खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। आपकी पहचान वाकई प्रभावशाली है। अच्छा ही हुआ, इससे मेरी यात्रा सार्थक हो गई। मेरी अधीरता बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा, अपनी बात कहो। उस चालाक औरत के पीछे एक साधारण सी दिखने वाली लड़की खड़ी थी, जो तुरंत भड़क उठी और बोली, जी हुआ क्यों, तुम नीच। अरे नीच मनुष्य, बहन मेरी, ये स्वयं तुम्हें ढूंढने आई है। अचानक मेरा भाला तेजी से निकला और उसकी नोक धूसर लोमड़ी दानव के गले से 3 फीट की दूरी पर आकर रुक गई। मेरी आंखों में कोई स्नेह नहीं था। लोमड़ी दानव का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वह सहज ही एक कदम पीछे हट गई, जबकि फॉक्स चाम की आंखें चमक उठीं। नानवो हाई स्कूल के तीसरे वर्ष की शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट जी हुआईक्यू से यही उम्मीद थी। कल स्वागत पार्टी। आपको नहीं लगता कि आप स्कूल छोड़कर ऐसे ही निकल सकते हैं, है ना? हू ली के पिता लुशान पर्वत के स्वामी हैं, जो जियांगहुई शहर के 300 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हैं और शहर के गवर्नर भी हैं। अगर आप उससे मिले भी तो भी शालीनता बनाए रखें। अगर हुल्ली आपको और आपके भाई को निशाना बना रहा है, तो आप इस मुसीबत से बच नहीं सकते। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। ये जॉयफुल प्लान की एक अनोखी पेशकश है। अगर तुम मेरी लोमड़ी आत्मा के सेवक बनने को तैयार हो, तो मैं तुम्हारी बहन की रक्षा कर सकता हूं और तुम्हें विलासितापूर्ण जीवन प्रदान कर सकता हूं। तुम्हारे मार्शल आर्ट के अभ्यास में मदद करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वह सब इसमें है ना बढ़िया सौदा? मैंने व्यंग्य किया। लोमड़ी, क्या मैं जी हुआ कि तुम्हारी सेवा करके मूर्ख बनूंगा? सिर्फ ख्वाब देखना। तुम में घमंड है, जो मुझे पसंद है। लेकिन अगर तुम अभी मेरे पैरों पर गिर पड़े होते तो ये दिलचस्प नहीं होता। फिर वह मुड़ी और झूम उठी, उसकी आवाज हल्की और मधुर थी। मुझे बताए, कल स्वागत समारोह में आने से मत छिपिए। अगर आप नहीं गए तो आपको और आपके भाई को और भी अधिक कष्ट सहना पड़ेगा। कल मैं आपके मन बदलने का इंतजार करूंगा, आपके घुटने टेकने का इंतजार करूंगा। वे मुझसे भीख मांगने आए थे। कदमों की आहट दूर जाकर मंद पड़ गई। शिया किनकुई और मैं आमने सामने बैठे थे। हम दोनों चुप थे, बस पुराने बबूल के पेड़ से होकर गुजरती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आंगन में सन्नाटा छाने लगा। अचानक एक बूढ़े व्यक्ति ने फाटक खोलकर अंदर प्रवेश किया। उसने भाई बहन को कोमल आंखों से देखा और पूछा, क्या आप हुआईक्यू हैं? आप सब बहुत सुंदर हैं, है ना? मैं तेन चेंगपिंग हूँ, पड़ोसी किनशान कस्बे के किनशान हाई स्कूल का प्रधानाचार्य। मैं आपके पिताजी वेजियांग का शिक्षक भी हूँ। आपके पिता ने हाल ही में मैंने एक पत्र भेजा और संयोगवश आज मेरे पास कुछ खाली समय था। ये तो संयोग की बात है, देर से आना जल्दी आने से बेहतर है। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से बात की और उससे विदा करने के बाद मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। बूढ़े मास्टर तेन के आने से मेरी आखिरी चिंता भी दूर हो गई थी। फिर मैंने बर्तन समेट रही अपनी बहन की ओर देखा और मेरा दिल टूट गया। कल मेरे साथ स्कूल चलो और मुझे राक्षसों का वध करते हुए देखो। नानवो हाई स्कूल के खेल के मैदान में टाइगर हंटर मुख्य सीट पर बैठा था, जिसके चारों ओर लगभग 1 दर्जन राक्षस कबीले के सदस्य थे। और फिर वहां जी हुआई भी था। क्यों अभी तक क्यों नहीं आया? तुमने कहा था ना कि यहाँ बढ़िया शो चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्या वो बच्चा तुम्हारे डर से नहीं आया? टाइगर हंटर ने ताना मारा। अरे यार, यह उसके हाथ में नहीं है। अगर जी हुआईक्यू नहीं आता है तो मैं तुम्हें उसके दरवाजे तक ले जाऊंगी। पैंग हू ली खड़ी हो गई। मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दूंगी। आप बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? जी हुआईक्यू ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया है कि मुझे उसके घर जाकर उससे इस बारे में पूछना पड़ेगा। अगर आपने मुझे रोका तो मेरे दोस्त और मैं बहुत नाराज हो जाएंगे। उत्तेजना। तभी मैंने एक हाथ से जिया किंगसुई का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में 2.2 मीटर लंबा काला भाला थाम लिया। मेरे कदम स्थिर हो गए, धीरे धीरे शांत होने लगे। खेल के मैदान में कदमों की आहट धीरे धीरे गूंज रही थी, मानो कोई घना लंबा जाम लग गया हो। छात्र सदमे और चिंता से देख रहे थे जब वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हुआईक्यू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हे चालाक। मैं अपनी उंगलियों से अपने बालों को घुमाते हुए उस आकर्षक युवक को देख रही थी। दिलचस्प। मैं मंच की ओर बढ़ी और हर कदम के साथ मेरे व्यक्तित्व में एक नाटकीय परिवर्तन आया। ये बदलाव सूक्ष्म था, तनाव की एक लहर बाहर की ओर फैल गई और उसके मन में लियुआन मंच की छवि धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और वास्तविक मंच के साथ विलीन हो गई।
सबसे पहले मैंने अपने लंबे काले हैंडल वाले भाले को अस्थायी रूप से एक चौकी के रूप में अलग रख दिया और अपने बगल में लोहे से चिपका हुआ एक शराब का घड़ा रख दिया। मैं आगे बढ़ा, घड़ा उठाया, अपना सिर पीछे झुकाया और उसे पी गया। कुछ क्षण बाद अचानक उसने शराब का घड़ा बगल में रखा और वह जमीन पर जोर से गिर पड़ा। अगले ही पल एक बुलंद आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, मैं वू सोन अपने परिवार को ढूंढने के लिए घर लौट रहा हूँ, जिन्यांग से होकर गुजर रहा हूँ। जिस पहाड़ी पर उत्तम शराब परोसी जाती है वहां एक सोने की हंस और एक बाघ है जो अनगिनत व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। हे भगवान, मुझे इस दुष्ट स्थान को देखने के लिए इस पहाड़ी को पार करना ही होगा। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया, बस दबी निगाहों से देखा जा रहा था। टाइगर हंटर को देखकर हर कोई समझ गया था कि टाइगर हंटर एक बाघ राक्षस है। जी हुआईक्यू सचमुच इस नाटक को गा रही थी, कितनी हिम्मत की बात है। जी हुआईक्यू, तुम क्या गा रही हो? अभी यहीं नीचे आओ और उसे लड़ने दो। तुम वू सोन का किरदार निभाओ जो बाघ से लड़ रहा है और मैं बाघ हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आज यही रहूंगा और फिर देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो। मुझे मारो। मंच पर मैं एक परछाई की तरह हूँ, नकली शराब पीने के इशारे में हाथ उठाता हूँ, मेरा प्रभाव बढ़ता जाता है, मेरा गायन गूंजता है। स्वर्ग मुझ जैसे नायक एक गद्दार को क्यों सताता है? वीर भी लहरों को नोचने वालों के सामने कुछ नहीं होते। दूर स्थित बादल नगरी तक पहुंचने में असमर्थ, वे स्वयं को केवल वीरांगी के सागर के बीच पाते हैं। मैं वू सोन दुनिया भर में भटक चुका हूँ, यहाँ तक कि मछलियों और झींगों का शिकार भी हो चुका हूँ और सोने नीले लोमड़ियों के आकर्षण में भी फंस चुका हूँ। आज उन्हें एक बार फिर अपनी वीरता का प्रदर्शन करना था। सबने अपनी सांसें थाम ली। जी हुआईक्यू के गायन ने सबको भयभीत कर दिया। हुली ने सिर झुकाकर अपनी उंगलियों को हल्के से थपथपाया, उसके होठों पर मुस्कान थी। आभा तीव्र हो गई, उसकी पुतलियां शार्क की चांदनी की तरह चमक रही थीं। हुली के केंद्र से एक दुर्गंधयुक्त काले भूरे रंग की राक्षसी हवा बाहर की ओर बह निकली, जिससे विश्राम कर रहे छात्र पीछे हट गए, उनके चेहरे मृत्यु के समान पीले पड़ गए। मंच पर मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटा, वो सोन की प्रवेश मुद्रा को बनाए रखा। आह, कितनी तेज हवा है! ये बाघ की दहाड़ जैसी लग रही है। जब इस दुष्ट जानवर ने बाहर आकर लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है तो उसे मुझ पर, वो सोन पर दोष लगाने में शर्म आनी चाहिए। सोन वुकिंग हुली आखिरकार खुद को और रोक नहीं पाया। उसका 2 मीटर लंबा शरीर भयंकर राक्षसी हवाओं से घिरा हुआ था और वह लाल रंग की ऊर्ध्वाधर नली लिए मंच की ओर दौड़ा। मैंने अचानक अपनी बंदूक उठाई, काली लंबा भाला क्षैतिज रूप से आगे बढ़ा। यह नाटक में लाठी का भी काम करता था और राक्षस का वध करने वाला भाला भी। क्या वू सोंग उस राक्षस बाघ को हरा सकता था? ये समझना आवश्यक है कि वू सोंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। पुस्तक में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है। मानो स्वर्ग से उतरा कोई दानव, सचमुच नश्वर जगत का देवता, महाराज बृहस्पति, संहार का स्वामी, एक धर्मप्रयण और प्रचंड आत्मा, एक विशालकाय बाघ जिसकी क्रूरता स्वर्ग के दुख को भी पार कर जाती है। ये नाटक वास्तविक है, फिर भी उससे भी कहीं अधिक वास्तविक एक प्रदर्शन है। यह एक नाटक था, लेकिन मैं जिस चीज से दूर रहने की कोशिश कर रहा था वह थी दैवीय इरादे की वह हल्की सी झलक। मेरा शरीर डगमगाया, मेरा नशा गायब हो गया और मेरा गायन स्वर्ग तक पहुंच गया। आह, इसने उसे मुड़कर रोने पर मजबूर कर दिया। लोमड़ी की आंखें विचलित हैं, ये लोमड़ी का नुकसान पहुंचाने का इरादा है। संकरे रास्ते पर शत्रु आमने सामने हैं। पांचों बाघों, यदि तुम अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहते हो तो स्वयं को 1000 पाउंड के बराबर बलवान बना लो और मैं तुम्हें निश्चित रूप से पूरी तरह हरा दूंगा। हर जगह लाशें बिखरी पड़ी थीं, सब लाशों से लथपथ थे। दहाड़ते हुए 5 भयंकर योद्धा क्रोध से लाल मुंह खोले चारों पैरों पर जिन हुआईक्यू की ओर दौड़े। हर जगह लाशें पड़ी थीं। मैं देखूंगा कि कौन यहाँ लाशों के साथ पड़ा है। 5 भयंकर योद्धाओं। वह करीब आता गया, लेकिन केवल मुझे दिखाई देने वाले भ्रम में खाली मंच पर एक विशालकाय आकृति खड़ी थी। वह आकृति मुड़ी। वो सोन के लिए वह दिन दिल टूटने वाला था और फिर मेरी मांसपेशियां तेजी से पिघल गईं, जिससे मैं पल भर में वुली से एक सिर लंबा हो गया। अपने भाले के एक ही वार से मैंने भाप के 2 मोटे मोटे सफेद गुबार छोड़े। उसने जोर से पैर पटका और उस गति का इस्तेमाल करते हुए हवा में उछला, भाले के डंडे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा, भाले को अपने सिर के ऊपर उठाया और नीचे से आ रहे हुली पर सीधा वार किया। टकराव के बिंदु से एक दृश्यमान आघात तरंग बाहर की ओर फैल गई,
एक चटकने की आवाज के साथ मेरे हाथ में मौजूद भाला तुरंत चकनाचूर हो गया, जिसके बाद एक दर्द भरी चीख सुनाई दी और वूली जमीन पर गिर पड़ा। मैं जमीन पर उतरा और टूटे हुए भाले को लापरवाही से फेंक दिया। राक्षसों की नई पीढ़ी भूख से घुटे हुए गले की तरह पतली और अकड़ी हुई थी, उनका अहंकार और आकर्षण गायब हो चुका था। उसके लाल होंठ हल्के से खुले, उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे नम हो गईं, और दानव स्वामी के चेहरे पर प्यास की लाली छा गई। धूल धीरे धीरे छट गई और गड्ढे में बाघ का भयंकर शरीर क्रिस्टल की तरह कठोर बना रहा। लोहे के बाघ की हड्डियां पहले से ही टूटी हुई थीं, और उसके माथे का आधा हिस्सा राक्षसी रक्त से सना हुआ था। उसने दहाड़ मारी, जिससे उसका असली रूप प्रकट हो गया, लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो हड्डियों का कीड़ा बुरी तरह कांप उठा। मैं एक कदम पीछे हट गया। नामों में आतंक मचाने वाला ये बाघ राक्षस अब केवल भय से भरा हुआ था। मैंने अपना पैर उठाया और वूली की ओर बढ़ा, उसे अपने विशाल हाथ से पकड़ लिया। चाहे धब्बेदार दानव की हड्डियां कितनी भी छटपटाती और दहाड़ती रहीं, उनके सिर पूरी तरह स्थिर रहे। झांग पांग ने शांत भाव से कहा। मैंने एक हाथ से वूली के सिर पर दबाव डाला और एक हाथ ऊपर उठा, फिर धड़ाम एक जोरदार मुक्का पड़ा, जिसने वूली के सिर को नीचे की ओर पटक दिया। उसका आधा सिर जमीन में धंस गया और वह चीख उठा। धड़ाम धड़ाम, हर मुक्के के साथ उसकी अपनी मुट्ठी चकनाचूर हो रही थी। दानव कुल के अस्थि शोधन दर्पण की रक्तरंजित रक्षा अद्भुत थी। हालांकि इसने ताई सुई देवता की शक्ति उधार ली थी, फिर भी इसका भौतिक शरीर, वह तो केवल एक नश्वर प्राणी था। फिर भी मैंने इस बात को अनसुना कर अपने मुंह के बरसाता रहा। जी हुआ क्यों? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें अपने कर्मों की भयावहता का बोध है? देवता राक्षसों का नाश करने की शपथ लेते हैं। ये पूरी तरह से विद्रोही था, फिर भी मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और लगातार मुंह के बरसाता रहा। अंततः वूली के रक्त का एक अंश टूट गया और वूली अंततः, मैं डरी हुई हूँ। वूली लियान, मांगजिन, हुआंग दाहाई, जी हुआ क्यों? तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरे पिता लाओशान पर्वत के स्वामी हैं। क्या तुम्हारी बहन की वजह से तुम उसे अब नहीं चाहते? मैं नहीं मारूंगी। मुझे वो चाहिए, मुझे तुम्हारी बहन नहीं चाहिए। मेरी मुट्ठी रुक गई और मैंने चारों ओर देखा। शैतानों की नई पीढ़ी और स्कूल के उच्च अधिकारियों के चेहरों पर फिर से घमंड लौट आया था। उसने राहत की सांस ली, जबकि उसके सहपाठी, जिनके युवा चेहरे उत्साह से लाल हो गए थे, अचानक मुट्ठी भींचकर जमीन पर गिर पड़े। वूली के हाथ पैर 2 बार फड़फड़ाए, फिर उसकी आंखों की पुतलियां एकदम काली पड़ गईं, मानो उनमें कोई जान ही न हो। मुक्का इतनी अचानक और इतनी तेजी से लगा कि किसी को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। कई निगाहें मुझ पर टिक गईं। मेरी थोड़ी कर्कश आवाज धीरे धीरे उठी और मैंने कहा, मैं एक अराजक दुनिया में पैदा हुई थी, या तो एक नर्तकी के रूप में या एक दोस्त के रूप में। या तो मुट्ठी मानवता के लिए खड़ी हो या फिर मार्शल आर्ट में अटूट भावना विकसित करे। तुम राक्षसों को मारने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन मैं, जी हुआ क्यों, हिम्मत करता हूँ। यांग पेई ने कांपते हुए मेरी ओर इशारा किया। क्या तुम्हें पता है तुमने दक्षिण के साथ क्या किया है? क्या तुमने कोई गंभीर मुसीबत खड़ी की? नानवू तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा थोड़ा मोटा शरीर गड्ढे से बाहर निकला। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी चला जाऊंगा। झांग, दानव जाति की नई पीढ़ी। अपने पंजे फैलाए और दांत फड़फड़ाते हुए उनके सामने खड़ा वह युवक, हालांकि उसकी आभा पहले से ही घूम रही थी और उसका प्रभावशाली शरीर काफी समय पहले सामान्य हो चुका था, फिर भी बाघ के खून से सने उसके रूप से खतरे की आभा बिखेर रहा था। संदेह से देखते हुए वे सबसे पहले आगे बढ़े। मैंने उन पर एक नजर डाली और ग्रीन एलायंस के सदस्य मेरा समर्थन करने के लिए आगे आए। भाई बहन स्कूल के गेट की ओर चल पड़े, लेकिन आधे रास्ते में ही झांग पीछे से एक जटिल आवाज आए, लाओशान जियांगहुआई शहर पर शासन करता है। जियांगहुआई के 18 जिलों और कस्बों में से कोई भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हुआई क्यों? ये सिर्फ नान्यू की बात नहीं है, बल्कि पूरे जियांगहुआई क्षेत्र की बात है। हुआईचेन का कोई भी हाई स्कूल तुम्हें सिर्फ एक मौके के लिए दाखिला देने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे पूरे परिवार को हिंसा का सामना करना पड़ेगा और तुम खुद कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाओगे। अब यह नामुमकिन है। उन्हें शीर्ष 5 विश्वविद्यालयों और अकादमियों में से एक में प्रवेश मिल गया। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे नानवू हाई स्कूल के गेट की ओर बढ़ा। झांग पांग ने भौहें चढ़ा ली, उनके साथ स्कूल के कई उच्च पदस्थ अधिकारी भी थे। कुछ देर रुकने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तेन चेन पिंग, मैं तो किंगशान हाई स्कूल के बारे में लगभग भूल ही गया था। किंगशान हाई स्कूल जी हुआईक्यू को दाखिला देने वाला है। यह उत्तर किसी और व्यक्ति ने दिया।
जी हुआईक्यू के साथ किनशान हाई स्कूल उसे बहुत महत्व देगा। दूसरी ओर यान पेई की अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। किनशान हाई स्कूल को अपने अस्तित्व को प्राथमिकता देनी चाहिए। पूरे जियांगहुआई शहर में केवल किनशान हाई स्कूल ही राक्षसों की नई पीढ़ी को भर्ती करने का गर्व और लालसा, यह अनवरत इच्छा इतने वर्षों से बनी हुई है। इस दृढ़ता का परिणाम क्या रहा है? जियांगहुई शहर की पूर्व शीर्ष महिला छात्रा ने पिछले 15 वर्षों में शीर्ष 5 मार्शल आर्ट अकादमियों में से किसी में भी एक भी छात्र का प्रवेश नहीं हुआ है। यदि इस वर्ष किनशान हाई स्कूल कोई महिला मार्शल आर्ट चैंपियन नहीं बन पाती है तो इसे अनिवार्य रूप से एक साधारण अकादमी का दर्जा दे दिया जाएगा। अगर किनशान हाई स्कूल जी हुआईक्यू को दाखिला दे भी देता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या वह लाओशान के पर्वत स्वामी के प्रतिशोध से बच पाएगा? हालात बदल चुके हैं, फिर भी वह इसके खिलाफ जाने पर अड़ा है। ठीक है, मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं जो बड़ी तस्वीर नहीं समझते, तेन चेनपिंग ने धीरे से कहा। कुछ लोग बार में घुटने टेकते हैं फिर भी सोचते हैं कि पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है। तुम भ्रम में जीना ठीक है, आप खुद को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो लोग अभी भी ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं उनका उपहास करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। एक शिक्षक को ऐसा नहीं होना चाहिए। तेन चेनपिंग, मैं अपने भाई बहनों के साथ निकल गया और जैसे ही मैं नाम्बू हाई स्कूल से बाहर कदम रखने वाला था मैं अचानक रुक गया, पीछे मुड़कर अपने सहपाठियों को देखा जो अभी भी दूर से उसे देख रहे थे और चुप हो गया। इन सब के बीच किसी ने पुकारा, अपना ख्याल रखना भाई हुआईक्यू। इसे एक वाक्य ने जैसे चिंगारी से आग भड़क उठी हो धीरे धीरे सभी युवाओं के बीच का माहौल बदल दिया। अपना ख्याल रखना भाई हुआईक्यू। उस आकृति के पूरी तरह से दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद ही नानवू हाई स्कूल धीरे धीरे अपने सन्नाटे से बाहर निकला। राक्षसों की नई पीढ़ी ने बाघ शिकारी के शव को उठाया और बाहर निकल भागे। नामो, जल्दी से बाघ को लाओशान वापस ले जाओ। हमें जल्दी वापस आकर रिपोर्ट देनी होगी। पर्वत का स्वामी जरूर एक भयानक राक्षस को भाई बहन की बेरहमी से हत्या करने के लिए भेजेगा। तंबू खाली लग रहा है। लोगों के चेहरों पर मुस्कान अनकही सी छाई रही। डूबता सूरज तेज चमक रहा था, मानो क्षितिज से बादलों तक आग की लपटें उठ रही हों। एक पुरानी काली सेडान कार आगे बढ़ रही थी। हुआईक्यू, अब तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, तेन चेनपिंग ने गाड़ी चलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हारा सामान वहां पहुंचा दिया है। हम किनशान कस्बे में पहुंच गए हैं। इन्होंने आपके लिए एक एकांत आंगन बनाया है। ये बहुत बड़ा नहीं है लेकिन काफी शांत है। मैंने तुरंत कहा, धन्यवाद एल्डर तेंग। मेरे बगल में खड़ी जिया किनकुई ने भी आज्ञाकारी भाव से ऐसा ही किया। धन्यवाद एल्डर तेंग। तेन चेनपिंग ने हाथ हिलाते हुए धन्यवाद कहा। उनकी नजर रियरव्यू मिरर में सुंदर जी हुआईक्यू पर पड़ी। मैंने कैची का काम पूरा कर लिया है। तेन चेनपिंग मुस्कुराए। दोनों में से किसी बात पर सहमति नहीं बन सकी। वह नानवू स्कूल के गेट के बाहर पहरा दे रहा था, आंशिक रूप से जी हुआईक्यू की सुरक्षा को लेकर चिंता के कारण और आंशिक रूप से मनोरंजन की भावना से। लियानफू जिंग द्वारा लियानगू जिंग दानव जाति का वध कर लेने की घटना ने जी हुआईक्यू की युद्ध क्षमता को पहले ही बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन जिस बात ने उन्हें वास्तव में प्रभावित किया वह थी उस युवक की बारीकी और असाधारण प्रतिभा। हाँ, ईमानदार चरित्र वाले प्रतिभाशाली लोग दुर्लभ होते हैं। मैंने अपनी बहन को अपने हाथों से खून पोंछते हुए देखा और अचानक पूछा, बड़े तेंग, आखिर वो लोमड़ी शिकारी कौन है? जिंग तेन चेनपिंग की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जियांगहुआई शहर से 300 मील दूर लाओ पर्वत पर 1000 साल पुराना बाघ दानव रहता था जो खुद को लाओ पर्वत का स्वामी कहता था। दानव जाति और मानव जाति और दानव जाति के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद उनके क्षेत्र में स्थित कई शहरों को एक विशेष दानव भाषा से नामित किया गया। दानव जाति ने व्यंग्यात्मक रूप से दावा किया कि यह अन्य जातियों के आक्रमणों को रोकने और मानवता की रक्षा करने के लिए किया गया था। हमारी मानव जाति की सुरक्षा के नाम पर तो ये सब किया जा रहा है, लेकिन असल में यह निगरानी और हमारी मानव जाति के विकास को दबाने का प्रयास है। एक स्वतंत्र राष्ट्र और मानव जाति अपने क्षेत्र में विदेशी शक्तियों की घुसपैठ को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? उन्होंने इलाके काटकर उन पर कब्जा कर लिया है और लाओशान पर्वत का स्वामी ही वह दानव राजा है जो जियांगहुआई शहर की देखरेख करता है। मैंने भौहें चढ़ाई। वो मेयर ने उस दिन जियांगहुआई शहर के स्वामी के बारे में जो कहा था वह भी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह लाओशान के स्वामी से कुछ हद तक आशंकित था। मेरे गंभीर चेहरे को देखकर तेन चेनपिंग फिर मुस्कुराया और मुझे आश्वस्त करते हुए बोला, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा चिंता मत करो।
जितना शक्तिशाली होता है उतनी ही ज्यादा पाबंदियां उसे झेलनी पड़ती हैं। वह बाघ राक्षस जो खुद को लाओशान पर्वत का स्वामी कहता है, वह तुम्हारे जैसे किसी कनिष्ठ पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं करेगा। वैसे उसके लहजे में एक गहरा, अधिक जटिल अर्थ छिपा था। शहर के भीतर की स्थिति पेचीदा और बहुआयामी थी। सभी शक्तिशाली मानव राक्षस को कम नहीं आंकते थे, और वह विशाल राक्षस, विशेष रूप से जियांगहुई शहर का नगर स्वामी, कोई साधारण प्राणी नहीं था। लगभग 10 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद हमें दूर से एक बहुत बड़ा स्कूल धुंधला सा दिखाई देने लगा। गाड़ी धीरे धीरे सड़क के उस पार एक गली के प्रवेश द्वार पर रुक गई। मेरी बहन और मैं, छोटी बहन तेन चेनपिन के पीछे पीछे कार से उतरी और एक आंगन के द्वार पर पहुंची। लोहे का द्वार खोलते ही उसने दरवाजे पर रखा सामान देखा। तेन चेनपिन मुस्कुराया और बोला, आंगन के पीछे अभी भी थोड़ी खुली जगह बची है, जो आपके अभ्यास के लिए एकदम सही है। अगले कुछ दिन आराम करो और तरोताजा हो जाओ। स्कूल जाने की कोई जल्दी नहीं है। मैं तुम भाई बहनों का ख्याल रखूंगी। उसका छात्र पंजीकरण किनशान हाई स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर उसने अपनी जेब से एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। उसमें 1000 रिफाइनमेंट पाउडर था, जो नाजुक शरीर वालों के लिए सबसे उपयुक्त था। इसका किनशान हाई स्कूल से कोई लेना देना नहीं था, यह मैंने तेन ने भेजा था। चेनपिन का निजी उपहार।